लेकिन अब नए शिखर पर मार्केट, तो इस मौके पर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा, जिनके पास इन्वेस्टिंग में 3 दशक का अनुभव है। 1993 से 1998 के बीच अलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ रह चुके हैं। 2005 में इन्होंने हीलियोस कैपिटल की स्थापना की थी और लास्ट ईयर इन्होंने ऑब्वियसली यहाँ हीलियोस म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया। आइए उनसे समझते हैं कि क्योंकि उनके पास एफआई डीआई दोनों एंगल्स हैं कि किस तरीके से मार्केट इस समय रहने वाला है। समीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई मार्केट में एक बार फिर, और ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड रहा है पिछले कई महीनों से कि करेक्शंस काफ़ी शैलो रही हैं और काफ़ी शॉर्ट लिव्ड रही हैं। क्या ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू करेगा आपके हिसाब से? तो एक्चुअली जब मार्केट पहली बार ऑल टाइम हाई पहुंचती है तो नॉर्मली कई महीनों तक चल सकती है, बिकॉज एकदम जाके तो रुक नहीं सकती। तो एवरी टाइम वो पिछले पॉइंट को क्रॉस करेगी तो लगेगा कि एक नया रिकॉर्ड हो गया है। बट वैसे अगर आप देखें कि 2 साल में क्या रिटर्न, 1 साल में क्या रिटर्न है, 5 साल में क्या रिटर्न है, तो वो मोटा माटी उसी रेंज में है जिसमें जिंदगी भर रहे हैं। इसलिए कोई इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज सारा वर्ल्ड भी ठीक कर रहा है। या तो हो कि खाली इंडिया अच्छा कर रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें लगे कि ये इंडिया क्यों उतना स्टैंड आउट कर रहा है। बेसिकली वर्ल्ड इज डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल। हमारे अपने इवेंट्स हैं जो मोस्टली मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, जैसे बजट वगैरह रिलेटेड टू इलेक्शन। तो इसलिए कोई अभी तो कंटिन्यू ही करेगा मेरे हिसाब से। तो कंटिन्यू करेगा। अच्छा समीर जी, आपकी एक मैं ट्वीट देख रहा था, वो स्पीड से जो आपने उठाई थी, स्पीड मूवी से मार्केट टू एफआईआईज, जो आप एमएससीआई की कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड इन द बैंक एंड इन एनालाइजिंग द ईडीसी ऑफ एमएससीआई। एचडीएफसी बैंक आपका पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और काफ़ी टाइम से रहा है और काफ़ी समय से इसने अंडर परफॉर्म भी किया, लेकिन आपका खैर हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है यहाँ पर। क्या आपने क्वार्टरली अपडेट्स पढ़े होंगे, क्या साइन मिलने लगे हैं कि एमएससीआई बाइंग और नो बाइंग उसको छोड़ दीजिए, वो टेक्निकल फैक्टर है, कि क्या वो मर्जर सिनर्जीज मतलब अब वर्क होनी शुरू होंगी? क्या ये कैचअप करेगा फाइनली एचडीएफसी बैंक? आई थिंक मुझे लगता है एंड में तो करेगा। हाँ, लेकिन वो एमएससी अगर टेक्निकल नहीं है, उसमें 4.5 बिलियन की बाइंग का है मामला, हाँ, और खाली 5 बेसिस पॉइंट। उनका क्या रूल है, हाँ, ये कहानी बनाई हुई है उन्होंने, कि अगर 25% से ज्यादा एफआई के लिए रूम है, कि जो भी एफआई लिमिट हो, सपोज 74 है जो भी, तो अगर वो 25% से ज्यादा एबिलिटी है तो उसको फुल वेट मिलेगा कंपनी को, और नहीं तो मिलेगा हाफ वेट। और हर क्वार्टर वो देखते हैं। अब इस बार ही क्या हुआ, 24.95% रूम है, इसलिए नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब ये हो गया कि अब अगर इस क्वार्टर में कलेक्टिवली एफआई ने 5 बेसिस पॉइंट भी बेचे, तो वो अगले क्वार्टर में सडनली उसको फुल वेट मिलेगा। और अगर उन्होंने नहीं बेचे तो फिर चलता रहेगा, फिर ठीक है, इसका मतलब नहीं बेच रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग टू नो ब्रॉडली कि अगर आपने अब बेचा, then the room will increase and therefore it will come into the index। इंडेक्स में आने से जो इंडेक्स के जो ईटीएफ वगैरह है, उनके हिसाब से खाली उनकी बाइंग इज वर्थ 4.8 बिलियन। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव एट द बैक ऑफ द माइंड। एंड कंपनी का क्या है कि मैं यही लोगों को बार बार बोल रहा हूँ जो अपने टीम के, और अगर कोई क्लाइंट हमसे पूछता है कि अगर दोनों बिजनेस अलग अलग देखे जाए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, सॉरी बिजनेस और जो एचडीएफसी है, वो सेपरेटली ठीक चल रहे हैं। अब वो कंबाइन होने से लगता है कि अरे जी मार्जिन कम हो गई, तो उसका सोल्यूशन तो टाइम से होगा। लेकिन ये नहीं है कि लास्ट 6 महीने या 12 महीने में आपने एक बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसके लिए कंबाइंड मार्केट कैप कम हो गई है। इट इज बिकॉज मार्केट कहती है कंबाइंड नंबर बड़े कम लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों बिजनेस अपने अपने चलते थे। एंड उसमें जो भी इंप्रूवमेंट हुई है वो सिनर्जी होएगी। एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स विद कासा, एंड सेकेंड जो कोई क्रॉस सेलिंग होगी वो से, लेकिन वो इतनी डिटेल अभी इसमें नहीं थी टू बी एबल टू से इट। बट उसमें नेगेटिव क्या हो सकता है, वो दोनों बिजनेस चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। इट इज जस्ट कि अब हम उसको कंबाइंड देखते हैं तो बुरा लग रहा था लोगों को। वो जब 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने अगर स्टॉक चलेगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है। ओके, बिल्कुल। खैर अब देखते हैं किस तरीके के अपडेट्स आते हैं यहाँ पर। समीर जी, एक स्पेस जहाँ आपने बहुत पैसा बनाया था पिछले साल, वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और वहाँ पर एक मैसिव रैली को आपने पूरा प्ले किया। अब ये जो ₹2 का प्राइस कट हुआ और इलेक्शन आए, बाई चांस क्रूड भी बढ़ गया, क्या वापस री एंट्री मिल रही है? क्या वापस वही सेम स्टोरी प्ले आउट होगी?
क्योंकि जो स्टॉक आपके पास हो उसके लिए यू आर नॉट सपोज टू से टू मच, बट मैं बिग पिक्चर बात करता हूँ। तो बिग पिक्चर में मेरा बेट ये है कि अब वो मेरे पास है कम वैसे, बट स्टिल आई जस्ट से व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि आपको इनमें से एक कंपनी विच इज मोस्टली बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करेंगे, कोशिश की जाएगी। व्हाई? बिकॉज इसी गवर्नमेंट ने इसी टेन्योर में इसी टर्म में 2 साल पहले बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की एंड बिडर्स वर कॉल्ड, और वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, चलो जो भी रीजन हो, लेकिन वन रीजन कुड बी कि उस वक्त ऑयल एंड गैस के अगेंस्ट नेगेटिव व्यू था वर्ल्ड का, because of negative view on ESG and commodities and oil and all that. उसके बाद जब यूक्रेन वॉर वगैरह हुई उसके बाद सब भूल भाल गए ESG की कहानी को। सो इफ यू रिसेंटली ट्राइड इट, अगर कोई भी आपने अटेम्प्ट किया तो आप उसको वापस डालोगे, उसको कभी गवर्नमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, कोई पब्लिक ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। उधर से मिस्टर मोदी कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट होगा। तो मैं सोचता हूँ सपने में कि ट्रांसफॉर्मेशनल बजट का मतलब है कि आप 2-3 चीजें करोगे नई नई, कोई लेबर पॉलिसी, कोई लैंड पॉलिसी, कोई रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन, कोई पीएसयू सेलिंग। अगर वो सब होगा तो उसमें मैं अभी के लिए ये एक और मैंने सपना लिया हुआ है। बट अदरवाइज द फैक्ट कि 2 रुपए प्राइस खाली कम की, इसका मतलब है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को ये लगेगा कि 2 रुपए प्राइस कम हो गई है तो इसके लिए आप ज्यादा वोट देंगे या कम वोट देंगे। दैट मीन्स इट वॉज मे बी जेन्युइनली फेयर टू हैव डन इट एंड इट वॉज डन। उसको इतना नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो अमाउंट एब्सोल्यूट में इतना कम था कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये पॉलिटिकली इससे बड़ा फायदा होगा कि जी 2 रुपए प्राइस कट हो गई। इनफैक्ट इट शोड मे बी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई है, एंड दैट कुड बी वन मोर सपोर्ट फॉर सम सेल वन डे, बिकॉज यू कैन से टू द प्रोस्पेक्टिव बायर कि देखिए जी हमने इंटरवीन नहीं किया इवन इन इलेक्शन टाइम। लेकिन प्लीज सोचिए, सब मेरे सपने हैं जो मैं घर बैठ के सोचता हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी ओएमसीज पे बात हुई समीर जी, और एकदम से क्रूड जहन में आया, तो मेरे को जहन में आ गया आपका पेंट कंपनियों का प्रीवियस व्यू, शॉर्ट ऑन एशियन पेंट्स। अभी इस प्राइस पर आप लोगों ने कोई कवर किया है शॉर्ट, या फिर मतलब आपका वो एशियन पेंट्स का शॉर्ट बहुत तर्कसंगत और बहुत रीजनेबल रहा, मतलब वर्स्ट प्राइस परफॉर्मर रहा ये? नहीं, वो रहता आपका है व्यू अब इन कंपनियों पे क्या है सर? अब हम कहते हैं चलते रहो, अब देखी जाएगी, अब आगे जाके देखते हैं। अभी शुरू तो करें, गेम तो अभी शुरू है। अभी देखिए 1 साल का गेम है, अब उसको आप कितना जल्दी वो करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, मुझे लगता है कि ये सब चीजों में पता नहीं लगता है। बिकॉज अगर वो पहले राउंड में मार्केट शेयर नहीं मिला तो वो और अग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अब 10,000 करोड़ की कमिटमेंट की है, जिसमें गॉड नोस कितने हजार करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आप एक राउंड में 1 मिनट में आपको एंड गेम समझ नहीं आएगा। या तो उनको मार्केट शेयर मिल जाएगा विच विल बी नेगेटिव, या उनको नहीं मिलेगा नए वालों को, और नहीं मिलेगा तो वो और अग्रेशन दिखाएंगे। बिकॉज अब बीच में क्या कर सकते हैं, आपने आधे पैसे लगा दिए, अब को हाँ ये चला नहीं, हाँ छोड़ो कुछ और करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता ना गेम। दिस गेम हैज टू गो ऑन। once you are in it you have to fight properly, so either you win not a lot but you have to win enough कि भाई हमारा जस्टिफाई हो गया, या अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर हम और चीजें करेंगे। पहले मिनट में, पहले महीने में, पहले क्वार्टर में तो नहीं घर जाएंगे, इसलिए कोई जल्दी क्या है। अभी जल्दी नहीं है, अभी शॉर्ट रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, कमोडिटीज़ में ही रहे समीर जी, अगर तो यहाँ पे केमिकल्स 3 क्वार्टर के हमने अर्निंग्स देख ही लिए, आई मीन डिजास्टर्स अर्निंग रही, प्राइस डिमांड सभी आप देख रहे हैं। बट आप लोगों का सेंस क्या कह रहा है अभी यहाँ पर कमोडिटीज़ में, मतलब केमिकल्स में आपने क्या किया था सर पिछले 4 महीने में? कुछ नहीं किया जी, आराम प्राइस पे भी पहली बात यह है कि 100 रुपए टोटल होते हैं हमारे पास। ये भी नहीं है कि 100 के 125 करने, 100 रुपए इधर डालने के उधर डालने हैं। तो 100% में आप कितनी चीजें करेंगे। बट बिग पिक्चर, मैं आपको खाली बिग पिक्चर बताता हूँ, स्मॉल पिक्चर हमारे बॉम्बे वाले बताएंगे। बिग पिक्चर की, मुंबई वाले बिग पिक्चर ये है कि आपने ये अज्यूम किया कि चाइना जो है विलिंगली अपनी स्पेस लोगों को दे रहा है, बिकॉज चाइना इज मूविंग अप द वैल्यू चेन, चाइना इज मूविंग अप कि भाई अब हमें पोल्यूशन नहीं करनी है, हमें क्लीन एयर चाहिए। तो इसलिए ये सब फिल इन द गैप आ गए। अब अदरवाइज कमोडिटीज मोस्टली। सो अब चाइना वाला आपके हिसाब से अब उसकी अपनी ग्रोथ हो रही है 4%।
वो भूल नहीं जाएगा ये सब बातें। अभी येलेन हैज गॉन टू चाइना, वो क्या कहने गई है कि जी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कीजिए बिकॉज आप वर्ल्ड वाइड डंपिंग कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया वाले ये सब चीजों में कह सकते हैं हमारे को तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, हमें तो ड्यूटी लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीजों को मल्टीपल कोई नहीं देता था मार्केट में पुराने जमाने। आजकल क्या है, क्योंकि नए कस्टमर, नए इन्वेस्टर आए हैं, नए रिटेलर आए हैं जो बेचारे 2-3 साल से मार्केट में हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो सस्टेनेबल अर्निंग है कि अनसस्टेनेबल अर्निंग है। अगर एक क्वार्टर में अर्निंग होती है 10-20% बढ़ा देते हैं स्टॉक को, एक क्वार्टर में गिरता है उसको 10% गिरा देते हैं। ये लाइफ लॉन्ग 250 साल से वर्ल्ड चल रही है स्टॉक मार्केट की, 100 कंट्रीज में चल रही है, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ जैसे हमारे यहाँ होने लग गया है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अगले क्वार्टर में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं चेंज होता जैसा आप हिलाते हैं स्टॉक को, रिजल्ट देख देख के कोई वैल्यू नहीं। ओके, अच्छा समीर जी, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर वो कोई एक एमएनसी अगर रॉयल्टी ले तो वो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या सच इज लाइफ? ये है जी कि इन कंपनियों को लोग बड़े हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस गिनते हैं। हाँ, मैं ये पॉइंट कहना चाहता था हाँ, कि आगे लेक्चर देते हैं कि हम हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गुड को छोड़ो, बैड नहीं होनी चाहिए। और बैड का मतलब होता है रियली बैड, बिकॉज 80-90% है वो ठीक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज ओके। ये कहना कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ऐसे कोई घर से आके आपको दे रहा है कुछ। अगर जैसे कोई अगर एम्प्लॉई चोरी करे तो हम कहते हैं बुरा एम्प्लॉई है, अगर चोरी ना करे तो ना कहते हैं किसी को देखो जी हमारा एम्प्लॉई चोरी नहीं करता। लेकिन कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं देखो जी ही डज नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, कितना ग्रेट गाय। नो, ही इज नॉट अ ग्रेट गाय, ही इज सपोज्ड टू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, but if he does once in a while, as I said, part of real life kind of issue है। नहीं, स्पेशली ऐसी कंपनियां जैसे पहले लीवर के मामले में भी हुआ था, अब नेस्ले में हुआ, जहां पर खुद इंडियन कंपनीज एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके उस ब्रांड से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट कई लोग तो कहेंगे कि शायद जैसे आई मीन यहाँ पर ऑब्वियसली केस दूसरा है, लेकिन हिंदुस्तान लीवर के केस में तो बहुत लोग कहते हैं कि शायद उल्टा बैकवर्ड रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का नाम यूज हो रहा है। एक तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि सारे जो उनके सीनियर मैनेजमेंट है वो इंडिया से ट्रेन हुए, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की रॉयल्टी दो हमारे को कि सारे इंडिया में आपने उनको टफन किया, उनको भगाया दौड़ाया, वो सारे बड़े होके लीवर्स के टॉप मैनेजमेंट बन गए, वो सब इंडिया से हायर हुए थे। तो इंडिया को रॉयल्टी मिलनी चाहिए इस बात की कि इतनी रिक्रूटमेंट बढ़िया करते हैं हमारे इंडिया कंपनी वाले। बिल्कुल। अच्छा, खैर एनीवे ये तो खैर इस पर एक अच्छी खासी बहस हो सकती है करने जाएं तो। अच्छा समीर जी, एक स्पेस जहां आपने बहुत पैसा बनाया वो है होटल्स, और पिछले 3 साल में हमारी मतलब 3-4 साल में आंखों के सामने ताज ग्रुप ने इतनी नई प्रॉपर्टीज़ बना डाली है। वो जिंजर खुल गया, उससे पहले वो ताज सेंटा क्रूज खुल गया था, और सबकी सब हाउस मतलब बिल्कुल फुल रहती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और जिस तरीके के एवरेज रेवेन्यू पर बहुत लोगों ने पहले कहा था कि ये कोविड के बाद का रिवेंज ट्रैवल है, लेकिन अगर सिर्फ रिवेंज ट्रैवल होता तो अब तक तो खत्म हो गया होता। ये रिवेंज खत्म हो गया मुझे लगता है, लेकिन क्या हुआ, 2 बातें हुई। एक तो फॉर व्हाटएवर रीजन इंडियंस ने भी और वर्ल्ड वाले लोगों ने भी सोचा होगा कि अब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन तो लेट अस स्पेंड मोर और व्हाटएवर। बट जो रिच या स्लाइटली और बेटर वेल ऑफ है उनकी तो कुछ चीज कम नहीं हो रही है। ये डिवाइड ज्यादा बढ़ गया है बिटवीन द रिच एंड द नॉर्मल और रिच एंड द पुअर। तो ये अगर आप देखिए होटल भी, सस्ते होटल वो कहते हैं खाली है, महंगे वाले होटल फुल होते हैं। कार सस्ती वाली बिकती नहीं है, महंगी वाली की वेट लिस्ट होती है। आप बैग देखो, वो हरमीज के बैग आपको मिलने ही नहीं है 3 महीने तक। रोलेक्स की घड़ी अभी भी नहीं मिलती, हर वक्त लिखा होता है ओनली फॉर एग्जीबिशन पर्पसेस। खाली वो 1-2 मॉडल अपने जो रेगुलर बनाते हैं वो बेचते रहते हैं, बाकी मिलते ही नहीं है। सो इट्स द सेम थिंग वर्ल्ड वाइड। इट इज की बिकॉज इट इज टारगेटेड एट बेटर ऑफ, रिचर, व्हाटएवर, नॉट बेटर ऑफ इज द रॉन्ग वर्ड, व्हाटएवर इज द वर्ड, जो इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं। तो वो उसमें जो भी थीम आती है हमें आजकल पसंद है स्टॉक मार्केट की तरफ से, और उसमें होटल्स में ये कॉम्बो बन गया है। तो अब है तो है अब, लेकिन ऑल्सो क्या कि अभी तक डोमेस्टिक टूरिस्ट ही चल रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत आए भी नहीं है, बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं आया, तो इसलिए इट कैन गो ऑन फॉर लॉन्ग। ऑल्सो आई फील कि इन एब्सोल्यूट इंडियन होटल के रूम्स आर नॉट इंडियन होटल, मीन नॉट इंडियन होटल, इंडिया के होटल्स
कि रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस इंक्रीज हुई। मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि मैं जब 90s में मैं इंडिया आया था अलायंस कैपिटल के लिए, तो मैं ओबरॉय उसमें रहता था, नारीमन पॉइंट विच इज नाउ कॉल्ड ट्राइडेंट। उस वक्त मुझे यहाँ तक याद है 5, 5.5, 6 हज़ार रुपए देते थे फॉर लॉन्ग स्टे। अभी भी आप 10-11 हज़ार रुपए में वहां रह सकते हो लॉन्ग स्टे में, मेरा गेस है। बिकॉज अब तो नॉर्मली जाओगे तो 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा, तो अगर लॉन्ग स्टे कमिट करो तो दैट मीन आफ्टर 30 ईयर्स उसकी कोई 40-50% प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है फॉर अ रूम। सो आई थिंक देयर इज पोटेंशियल। The public अच्छा, is interested, public is spending and they want to travel, and वो टीवी फ्रिज वगैरह ले चुके हैं, ये सब चीजें हो चुकी है। अच्छा समीर जी, ये मार्च की टर्बुलेंस में मिड कैप में स्मॉल कैप में जो पेन था, आपके म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा आया? हालांकि पिछली इंटरेक्शन मेरी दिनशॉ जी से हुई थी, कैसा पैसा आ रहा है वहाँ पे और म्यूचुअल फंड अभी हमारा तक की अच्छा हो गया। प्रदर्शन कैसा हमारा रहा है वहाँ पे? एक तो थोड़ा सा हमारी इसका बताइए। एनएवी बढ़ गई है 24% 4 महीने में, एंड परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो इसलिए पैसे आ रहे हैं। लेकिन हमने मार्च में था कि मार्च में था ना, हमने वो दूसरा फंड भी किया, बैलेंस एडवांटेज। तो टोटल मिला के अब हमारा एयूएम हो गया है कोई 1400 ऑड करोड़, तो विच इज नॉट बैड। 500 से शुरू किया था 4 महीने पहले, एंड आई रिमेम्बर कि मैंने फेब में ट्वीट किया था कि 1000 करोड़ हो गए हैं। तो अब वो थोड़ी एनएवी भी गेन हुई होगी, लेकिन अनदर 1.5 महीने में 1400 हो गए, तो ठीक है। इसका मतलब मैं डे टू डे नहीं देखता हूँ, बट मुझे अब सबसे पहले चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छी करें वो लोग, बिकॉज परफॉर्मेंस से हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई है। साइज अपने आप आएगा बाद में। ये कितना सर, लॉन्चिंग कितना था? 500 करोड़ से अब 14,000 करोड़ हो 500 गया एंड है। आई थिंक 49 करोड़ और सो था। एंड अब बट हमने एक और भी फंड, वो तो बड़ा कम है साइज, पर अगर आप खाली वो फर्स्ट फंड को लें, आई थिंक 1160 या कुछ है, या 1180 कुछ है, जो 549 वाला। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा सर, अभी बहुत तुलना हो रही थी मार्च में एफपीआई फ्लो टुवर्ड्स चाइना और एफपीआई फ्लो टुवर्ड्स इंडिया। कैसे रहेंगे एफपीआई फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया अगले आने वाले कुछ महीनों में, एंड स्पेशली कौन सा सबसे बड़ा इवेंट लाइंड अप है जो आप मानते हैं, चुनाव या फिर आप मानते हैं बजट, जो मैं सबसे मानता बड़े हूँ आई कि- थिंक जो इवेंट के तौर पे मानेगा? सो एक्चुअली क्या हुआ मार्च में, अब ये स्टोरी आई ब्लूमबर्ग वगैरह में कि लोग चाइना में पैसे डाल रहे हैं बिकॉज चाइना बड़ा सस्ता लग रहा है। बट मुझे लगता है वो जो बंदे फंसे हुए वो ये स्टोरियां बनाते रहते हैं। बिग पिक्चर में आई कांट इमेजिन न्यू पीपल वांटिंग टू गो इनटू चाइना, मतलब इन द सेंस ऑब्वियसली कोई जीरो नहीं होगा, बट इन द सेंस कि इंडिया से बेच के चाइना जा रहे हैं, ये लॉजिक मुझे नहीं लगती है। एक्चुअली इफ यू सी इन मार्च कोई 30,000 करोड़ फॉरेन के आए हैं, $4 बिलियन आए हैं मार्च में। तो ये कहना कि फॉरेनर इंडिया में नहीं डाल रहा, वहां डाल रहा, उन्हें 30,000 करोड़ जस्ट इन मार्च डाले हैं। अगर आप एक और चीज देखें कि अगर आप टोटल एफआई सेलिंग इस क्वार्टर की देखें, वो खाली आप एक स्टॉक से जस्टिफाई कर सकते हैं, विच इज एचडीएफसी बैंक। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की सेलिंग जो भी आई मार्च में, जो नंबर आया, जो मैं कह रहा था कि 5 बेसिस पॉइंट से वो रह गया, वो आई थिंक $4-5 बिलियन की सेलिंग तो एफआईआई की खाली एक स्टॉक में हुई है। तो इसलिए ये कहना कि एफआईआई जो है वो चूज कर रहा है, चूज मीन्स कि वो इंडिया से बेच के चाइना जाएगा, मुझे लगता है बड़ा ही कोई 2-4 फंड की स्टोरी होगी। बट इन जनरल एफआईआई फ्लो इन इंडिया इज ऑलरेडी कमिंग, इट जस्ट केम 30,000 जस्ट केम लास्ट मंथ। एंड आई थिंक द नेक्स्ट इवेंट जो हम सोच रहे हैं वो है बजट, बिकॉज इलेक्शन का तो चलिए अब मे बी द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अब सीट्स की बात है कि आपकी 300 कितनी आएंगी या 290 आएंगी, मुझे लगता है वो एक दिन के बाद नोबडी केयर्स, एज लॉन्ग एज बीजेपी प्लस एनडीए इज कमिंग प्रॉपरली। इट डजंट हैव टू बी 400, वो तो पॉलिटिकल वो है, प्रेशर एक दूसरे पे डालने के लिए। तो एज लॉन्ग एज प्रॉपरली कंफर्टेबली बन गए, गवर्नमेंट बहुत है। सो देन द इवेंट इज द बजट, एंड मैं बजट में थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मिस्टर मोदी ने कहा कि जी हम तो ट्रांसफॉर्मेशनल बजट लाएंगे। सेकेंडली अब वो आजकल कहते हैं कि मैं 100 डे प्रोग्राम बनाऊंगा, और उसमें उन्होंने आरबीआई या जिसको भी बोला कि आप तैयार हो जाओ, बड़ा काम है, विच मीन दिस इज फाइनेंशियल या इकोनॉमी के रिलेटेड बातें हो रही हैं ये 100 डे वाली भी, थोड़ी बहुत काफी सारी। एंड थर्ड इज उन्होंने कहा, मतलब ना उन्होंने कहा इन द बजट ऑफ फेब द गवर्नमेंट सेड कि जी हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, आई थिंक 4.5% या जो भी।
तो ये सब चीजें कंसिस्टेंट नहीं हो सकती अनलेस कि आप नई नई चीजें करें, कि आप फिजिकल डेफिसिट भी कम करेंगे लेकिन साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल भी करेंगे। मतलब आप करेंगे जी हम फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे तो इसलिए मैं सब्सिडी कम कर रहा हूं, या हम फिजिकल डेफिसिट कम करना है इसलिए मैं कैपेक्स काट रहा हूं, तो वो क्या मजा आया पब्लिक को और उसको कैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशनल सोचा। सो देयरफॉर मेरी लॉजिक ये है कि आप 2-3 पीएसयू लेके उनको बेच दो कंप्लीटली, अनाउंस चाहे ना करो नाम। सेकेंडली आप कहो कि जी ये पीएसयू जो हैं इनके पास बड़ी रियल एस्टेट है, ये बीएसएनएल, ये रेलवेज, ये वो, इनकी हम प्राइवेटाइजेशन ही मतलब इस रियल एस्टेट को बेचेंगे, उन पैसों से हम या तो वो कंपनियां या वो यूनिट अपने उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें टाइम बहुत लगेगा, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, बट आपको ये सब बोलने से नेक्स्ट राउंड ऑफ बिग पिक्चर स्टोरी समझ आएगी कि कहाँ इंडिया जा रहा है। वरना इंडिया की स्टोरी तो 1-2 साल जो डे टू डे हो रहा है उसी से ग्रो होगी, लेकिन ये बजट वगैरह में अब आपको बड़ी बात करनी है उसकी अगली कहानी के लिए। सो दैट इज व्हाट आई थिंक बजट विल बी बिग, बिकॉज वो बार बार अपने आप ही बोल रहे हैं तो हम क्यों ऑब्जेक्ट करें इस बात को, या क्यों हम उसको डाउट करें। ओके, बड़ा मज़ा आया समीर जी आपसे बात करके। अच्छा, आप कोई लेटेस्ट बुक रिकमेंडेशन? लेटेस्ट बुक रिकमेंडेशन जी, मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में आफ्टरनून अगर एनए भी ठीक हो तो पढ़ लेता हूँ, आजकल तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, बट ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आप ही थोड़ी सी पढ़ी है, यू कैन सी है। अच्छा, आई नहीं रिमेंबर। वो क्या होता है, अगर बड़ी अच्छी होगी तो मैं ट्वीट कर दूंगा, अगर नहीं अच्छी होगी तो फिर मैं आपको बताता नहीं हूँ, आप सबका टाइम बचाने के लिए। क्या है बुक वैसे, है किस बारे में? अबाउट हाउ टू रिमेंबर, व्हाई टू रिमेंबर, इंप्रूव योर मेमोरी एज वी ग्रो ओल्ड, वी हैव टू। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी इसकी खैर कुछ सालों में। तो वो कहते हैं व्हाई वी रिमेंबर नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि फॉरगेट क्यों हो गया, वाह ये भूल क्यों गया मैं, वो कहते हैं आपको लॉजिक ये पूछनी है कि आपको याद क्यों रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपको ब्रेन को डज नॉट हैव टू रिमेंबर सो मच, अदर ब्रेन पागल हो जाएगा। सो यू हैव टू डू सम स्ट्रेटजीज कि आप ज्यादा वो करें। एनीवेज, नहीं नहीं बिल्कुल शुक्रिया समीर जी। और वीरू, समीर जी वैसे हर साल मेरे को 2 बुक्स गिफ्ट कर दें तो मैं 3 मेरा भी करता था एक। वैसे, आपको पता नहीं है, आपकी कोई ले गया लगता है। अच्छा, नहीं नहीं, समीर जी की बुक्स आ जाती हैं यहाँ पर। हाँ मेरे पास भी डेली मिल जाती है, मेरे को 5-6 मिल चुकी हैं। हाँ, तो वो काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी से एक पढ़ी थी मैंने। पर ये शायद उसमें ना हो, मुझे लग नहीं रहा कि ये बुक जो है पूरे साल नहीं, बेस्ट। कोई नहीं, आप खैर आ जाएगी आपकी बुक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए